नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को 2021-22 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड ने जो मॉडल सेट सोशल साइंस का सेट 4 जो जारी किया था उसका सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसके पहले मैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख लिए होंगे। तो चूँकि इस बार जो है सो 2023 में आप लोगों की जो परीक्षा है सोशल साइंस की, उसमें सिर्फ एक मॉडल सेट जारी किया है और उसमें से 40 अंक ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो नहीं ही भिड़ेंगे, इसीलिए आप ये पांचों मॉडल सेट देख लीजिए। इसमें निश्चित रूप से आपके कुछ ना कुछ प्रश्न अनिवार्य रूप से आएंगे ही आएंगे ये। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो इसमें नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना। तो मैं पहला नंबर प्रश्न से आता हूँ बिना कुछ बोले। पहला है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, तो ऐसी इसे क्या कहा जाता है? निरंकुश, मतलब उसकी सत्ता पे कोई अंकुश नहीं होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा का। ये कौन था? ये था जार निकोलस द्वितीय। रूस की क्रांति में लुई 16वां, इस दोनों को निरंकुश कर सकते हैं। दूसरा है कि मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मतदान के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खा। तीसरा नंबर है बास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो बास्तिल किले का पतन जो हुआ वह 1789 को हुआ था, लेकिन आप लोग पूरा तारीख याद कर लीजिए। हो सकता है अगर जुलाई पूछ दे 14 जुलाई, 13 जुलाई, 12 जुलाई, 12, 13, 14, 15 जुलाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1789। लेकिन आप लोग पूरा याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 को। और चौथा नंबर का प्रश्न है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो 1815 में जो वियना सम्मेलन की मेज़बानी जो है सो वह किसने किया था? इसका मेज़बानी जो है सो वह पर्सा ने किया था। पर्सा का जो ये है आपका ऑस्ट्रिया ने किया था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है वह डायोक मेटरनिक था, तो डायोक मेटरनिक ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा घा। चौथा का सही उत्तर हो जाएगा घा। जब नेपोलियन की वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, तो ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था और इसके प्रतिनिधि यूरोप में एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। इसी सम्मेलन को वियना सम्मेलन कहते हैं। तो इसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर आर डायोक मेटरनिक ने किया था। अब 5वां नंबर का प्रश्न है कि लिवरे क्या है? तो लिवरे जो है फ्रांस की मुद्रा थी। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा का। छठा नंबर है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। सही उत्तर हो जाएगा खा। इसमें क्या हुआ था कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। तो गांधी जी एक समझौता हुआ था जिसमें गांधी जी ने इस समझौता के तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे दी, जो कि लंदन में दिसंबर 1931 में हुआ था। और इसके बदले अंग्रेज सरकार ने जो भी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई थी। राजनीतिक कैदी मतलब जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो उसमें से अंग्रेजों ने बहुत सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया था, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान आदि को, और भी तो उनको भी रिहा करने के लिए अंग्रेज सरकार तैयार हो गई थी। 7वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सही उत्तर हो जाएगा का। 8वां नंबर का प्रश्न है कि गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर की का। 9वां नंबर का प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा भगत सिंह। एक और जो दूसरा है वो सिर्फ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन था, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था, लेकिन जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रहेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह था। अब 10वां है भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? हालांकि ये सिविक्स का प्रश्न है, हिस्ट्री में दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा। 11 नंबर का प्रश्न, ये आप भूगोल से आ गया कि आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो ये हो जाएगा जैव, यानी कि जो सजीव है उसको जैव कहते हैं और जो निर्जीव है उसको अजैव कहते हैं। तो ये 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा का, जैव। 12 नंबर का है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कृषि भूमि कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का।
13 नंबर का है बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? तो बांगर और खादर जो है वह जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। सही उत्तर हो जाएगा गा। हम लोग जानते हैं कि पुराना मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। 14 नंबर है कि संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये उड़ीसा से हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक सही उत्तर हो जाएगा गा, उड़ीसा से। इसमें क्या है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो है सो क्षारित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण के स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। मतलब ये जो संयुक्त वन प्रबंधन, मतलब संयुक्त मतलब साथ साथ, मतलब इसमें प्रशासन, वन प्रबंधन और स्थानीय समुदाय दोनों साथ साथ जो है सो इसमें काम करते थे। ये 1988 में उड़ीसा राज्य से पहला प्रस्ताव दिया गया था। इसमें क्या होता था कि क्षारित वनों के बचाव के लिए काम किया जाता था। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती थी जिसमें ग्रामीण और वन विभाग इस संयुक्त रूप से दोनों जो है सो कार्य करते थे। इसके बदले में जो स्थानीय स्तर की जो समुदाय होते थे उसको लाभ भी मिलता था। जैसे जो गैर इमारती यानी कि जो गैर इमारती वन का उत्पाद होता था वो उनका समुदाय का हकदार होते थे उसका। ठीक है दोस्तों, तो 15 नंबर का प्रश्न, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? ये इसी चैप्टर से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्षित वन। 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा खा, रक्षित वन। 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा खा, रक्षित वन। अब 16 नंबर का प्रश्न है, हाँ 16 नंबर का प्रश्न है, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन का उपभोग करते हैं? तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों का। अब 17 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही थी? ये इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा, क्योंकि जब वहाँ इंदिरा गांधी नहर बना दी तो 12 मास वहाँ जल मिलता था, इसीलिए लोग अब जो टांका बनाते थे उसको जल संग्रहण कम कर दिए। खा उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया था? तो सिंचाई ने निम्नलिखित में से किसे क्षेत्र कर देते हो? कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया था? फसल प्रतिरूप को कर दिया था। 18 का सही उत्तर हो जाएगा का। 9वां है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसी होती है? औद्योगिक कचरों एवं रसायनों से जलों की गुणवत्ता कमी होना, अत्यधिक प्रयोग में से जल की मात्रा में कमी होना। तो यहाँ हो जाएगा सही उत्तर खा, अत्यधिक प्रयोग हम लोग करते हैं जल का जिसके कारण भी वो कमी हो जाता है। खा, इसका हालांकि का भी हो सकता है लेकिन खा ही होना चाहिए। 20 नंबर का प्रश्न है कि नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? नदियों पर बांध जलाशय की तली में तलछट का जमा हो जाता है जलीय जीवों में भोजन में कमी हो, ये भी होता है। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, ये भी होता है। सूर्य ग्रहण, ये नहीं होगा। 20 का सही उत्तर हो जाएगा घा। अब 21 नंबर का प्रश्न है, देखिए इकोनॉमिक्स से है। इसमें बोलता है कि UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा प्रति व्यक्ति, इसके आधार पे भी होता है लोगों की शिक्षा का स्तर, इसके लोगों की स्वास्थ्य शिक्षा और प्रति व्यक्ति सब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घा, उपरोक्त सभी। 22वां का है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति या $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश हैं। ये देख लीजिए इकोनॉमिक्स में ये है, ये भी सही है। अब खा है, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष उससे कम है तो वे निम्न आय वाले देश है, ये भी सही है। गा है, का और खा दोनों सही है और घा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। अब 23 नंबर का प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति को आय को हम लोग औसत आय भी कहते हैं। किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उसे प्रति व्यक्ति आय औसत आय कहते हैं। 24 का इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा धारणीय विकास, ये हो जाएगा गा। अब 25 नंबर का प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियाँ शामिल है? सेवा माने जो सेवा देता है, तो सेवा में क्या हो जाएगा? परिवहन, जैसे उसमें पैसेंजर को बैठाता है, संचार, बैंकिंग, बैंक वाले लोग सेवा देते हैं। तो इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा क्षेत्र कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न इसमें आएगा। और 26 नंबर का प्रश्न है कि GDP का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसको GDP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। GDP यानी कि ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा खा, सकल घरेलू उत्पाद। 27 का है नरेगा 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार दिनों की संख्या कितना है? तो इसका सही उत्तर जानते हैं कि 100 दिन हो जाएगा का। अब है सा वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो ये संगठित क्षेत्र में, संगठित मतलब सरकारी, मतलब अगर छुट्टी लेते हैं तो उसमें वेतन मिलता है, जैसे कोई CL लेता है या EL लेता है तो कुछ भी अगर छुट्टी है तो वेतन उसमें नहीं कटता है, जबकि निजी क्षेत्र में वेतन काट लिया जाता है। 29 नंबर का प्रश्न है, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या होगा, सुस्त ढंग से कार्य करें, नहीं उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाए, भी नहीं गा अपनी कार्य क्षमता से काम कर रहे होते, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। तीसरा, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? उत्पादन और उपभोक्ता, मतलब जो उत्पादन करते हैं और जो उसका उपभोग भी करता है, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। 31 है, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? तो सत्ता की साझेदारी का इसमें क्षैतिज वितरण से है। किसका? 31 का हो जाएगा खा, सत्ता का क्षैतिज वितरण, जिसमें इसमें इसको क्या कहते हैं, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। 32 नंबर का है, 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से किस देश का है? 7 आकर, तो ये बेल्जियम का है। वहाँ पे बेल्जियम में हम लोग क्या करते थे कि डच था, फ्रांसीसी था, तो दोनों को समान लाभ वहाँ पोस्ट दिया था, कम जनसंख्या थी फिर भी बेल्जियम होगा। 33 का है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो इसका होता है पंचायत समिति गठन। हम लोग जानते हैं कि आप लोग की प्रत्येक अभी स्तर पे जो पंचायत समिति सदस्य जीतते हैं तो उसमें से एक पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, जो कि प्रखंड स्तर पे होता है। घा। 34 का सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न से कौन शामिल है? तो इसमें हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। घा। कितना नंबर का प्रश्न है ये? 34 का हो जाएगा घा। 35 नंबर का है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के प्रधान को हम लोग मेयर कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा गा। 36 का है, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया था, बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था, जिसके कारण लोग आंदोलन कर रहे थे। 37 नंबर का है, निम्न में से कौन असत्य है? 37 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन असत्य है? तो पहला है, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये सही हो जाएगा। खा है, आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते, आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं, लेते हैं राजनीतिक दल का रूप। गा है, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, ये हो जाएगा गा इसका सही उत्तर। 38 नंबर का है, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक में प्रारंभ हुई थी? तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1990। घा। अब है 39, भारत में अवशिष्ट बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। एक होता है राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार उसमें कानून बनाता है। केंद्र सूची, जिसमें केंद्र सरकार, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों होता है। और अवशिष्ट विधान शक्ति होते हैं, उसमें जो है सो सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाते हैं, इसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 40 का भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर जो है स्थानीय सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथा सेट था, आप लोग देख लिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी मैं भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको आसानी से पहुंच सके। अभी 5वां सेट बच गया है, मैं 21-22 का जो सोशल साइंस का 5वां सेट भी अपलोड कर दूंगा और मैथ साइंस का भी कर दूंगा, इसीलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छी से तैयारी कीजिए, सोशल साइंस का 20 मार्च को परीक्षा है। जय हिंद, जय झारखंड।